दोस्तों नमस्कार। मसला सिर्फ युद्ध तक का नहीं है। अब सवाल ईरान की उस रणनीति का है जो अमेरिकी पॉलिटिक्स के भीतर, अमेरिकी कांग्रेस के भीतर, पेंटागन की रिपोर्ट के भीतर, सीआईए की खुफिया रिपोर्टों के जरिए और नाटो के साथ संबंधों को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है ईरान। यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि सीजफायर के दौर में 4 बार कांग्रेस बैठी। चारों बार मुद्दा एक ही था, ईरान को लेकर। और चारों बार अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से या उनके प्रशासन की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया वो सिर्फ इतना ही था कि बीते 47 वर्षों में ईरान को लेकर जो पूर्व के राष्ट्रपति नहीं कर पाए, अमेरिका इस वक्त ट्रंप की अगुवाई में वो कर देगा। बात इससे आगे निकली नहीं। जब बात पेंटागन की आई तो ट्रंप प्रशासन बार बार यह कहता रहा और खुद पेंटागन उस दिशा में काम करता रहा कि दरअसल हथियारों की जरूरत है। ट्रंप प्रशासन कहता रहा बजट की जरूरत है, और डेमोक्रेट्स दूसरी तरफ से कहते रहे ईरान को लेकर कोई आपके पास एग्जिट प्लान है या नहीं है। जी, 6 बार कांग्रेस का बैठना और लगभग दर्जन भर बार पेंटागन के जरिए संवाद, सीनेटर्स का बनना या उनके सामने अपनी बातों को रखना, रक्षा मंत्री पीट हेगसेट की मौजूदगी का भी होना, वहां भी जिक्र सिर्फ ईरान का। जो सीआईए की 3 बड़ी खुफिया रिपोर्ट तैयार हुई उसमें 3 बातों का जो जिक्र किया गया वह तीनों सीधे तौर पर ईरान से ही जुड़ते हैं। इस दौर में पहला सवाल तो यही उठा, नाटो से होती हुई दूरी के पीछे क्या ईरान की रणनीतिक है? यानी ईरान अपनी स्ट्रेटजी के तहत जिस तरीके से चीन और रशिया के करीब आ रहा है और रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने रशिया को रियायत दे दी, सैंक्शंस हटा लिए, तेल बेचने की इजाजत दे डाली और उसकी तमाम अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ने लगी। और इन सब के बीच नाटो कंट्रीज के सामने यह सवाल था, उनके लिए तो मुश्किल हालात यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, ईरान तो उनका युद्ध है ही नहीं। तो क्या ईरान ही वो वजह है जिसने स्ट्रेटेजिकली रशिया को खुद के करीब कर लिया और जानबूझ के बीते दिनों ईरान के विदेश मंत्री ने यात्रा रशिया की और पुतिन ने स्ट्रेटेजिकली उनके साथ घंटों मीटिंग की और घंटों बैठक के बाद जिन बातों का जिक्र किया वो नए तरीके से, नए परिप्रेक्ष्य में, रीअलाइनमेंट की दिशा में वेस्ट एशिया के भीतर बनते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। और चौथी तरफ इस दौर में खुद ट्रंप प्रशासन के सामने जो निर्णय लेने की परिस्थिति आई, उसमें वो निर्णय चाहे नाटो कंट्रीज को लेकर हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ सुरक्षा कड़ी करने या सुरक्षा व्यवस्था के लिए हथियारों को बेचना हो, या फिर एशियाई कंट्रीज के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा था और पाकिस्तान जो लगातार तुर्की और मिस्र से बातचीत कर रहा था, सबको अपने साथ खड़ा करने की सोच इसलिए क्योंकि सामने ईरान खड़ा है। यानी ध्यान दीजिए, इस दौर में तकरीबन 22 बैठकें, 22 संवाद हुए हैं, 22 रिपोर्टें आई हैं। कांग्रेस, पेंटागन, सीआईए और व्हाइट हाउस, इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का जिक्र हो रहा है। और ईरान के साथ सीजफायर है या सीजफायर युद्ध की शक्ल में एक हथियार है, इसका जिक्र भी इस वक्त कोई कर नहीं पा रहा है। और शायद ईरान इस वक्त अमेरिकी प्रशासन के जहन में इस तर्ज पर घुस चुका है कि जो बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक नहीं हुई, वो तमाम बातें अब खुलकर होने लगी है। और उसमें सबसे बड़ी परिस्थिति जर्मनी को लेकर है। यह कोई मजाक वाली परिस्थिति इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में नहीं है, जहां पर जर्मनी को यह इजाजत नहीं थी कि वो अपनी सेना खड़ी कर सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस पर रोक लगा दी गई थी और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी जर्मनी में सबसे ज्यादा रही। एक लिहाज से कहें तो जर्मनी के पास अपनी फौज थी ही नहीं, लेकिन इस युद्ध ने एक ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी कर दी जिसमें पहली बार जर्मनी ने कहा कि 2039 तक हमारी अपनी फौज होगी, और वो उतनी बड़ी और व्यापक फौज होगी
कि पूरे यूरोपियन देशों में उतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं होगी और उसने 2027 से यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से अपना बजट डिफेंस का बढ़ाना शुरू कर दिया। यह स्थिति आई क्यों और ट्रंप को यह ऐलान क्यों करना पड़ गया कि अब हम जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुला रहे हैं? यहां एक चीज यह भी समझ लीजिए कि जर्मनी के भीतर जितनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फौज है वो तकरीबन एक्टिव ट्रूप्स जो मानी जाती है वो 36,000 है, 36,000। जो रिजर्व में है वो तकरीबन 1,500 है और जो सिविलियन पर्सनल के तौर पर मौजूद है उनकी तादाद लगभग 11,500 है। यानी सिविलियन हो या बॉर्डर हो या सिक्योरिटी के लिहाज से हो या फिर नेशनल डिफेंस के तौर पर हो, अमेरिका की फौज ही जर्मनी में मौजूद है। सेकेंड वर्ल्ड वार हिटलर के बाद से ऐसी परिस्थिति नहीं बनाई गई कि जर्मनी अपनी फौज खड़ी कर सके, लेकिन पहली बार जर्मनी के चांसलर मेर्ज ये कहने से चूके नहीं कि 2039 तक हमारे पास फुल फ्लेजेड अब फौज होगी और हमारा गोल बहुत साफ है, 2,60,000 एक्टिव ट्रूप्स होंगे, उसमें उसके अलावे 2,000 रिजर्व होंगे। हमारा एयर डिफेंस हो, लॉन्ग रेंज वेपन्स हो, ड्रोन्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो जो चीजें जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है वो हम सब करेंगे। यानी सबसे बड़ा चेंज ईरान युद्ध के जरिए पूरे यूरोप के भीतर जर्मनी उस केंद्र में जाकर खड़ा हो गया जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन यह स्थिति आई क्यों और किस तरीके से नाटो कंट्रीज में अब हर देश के भीतर अपनी सेना को कम कर रहे हैं, हमें लगता है इसको परखने से पहले एक क्षण देख लीजिए जर्मनी के भीतर से अमेरिकी सैनिकों की जो मौजूदगी, जो जहाजों की मौजूदगी, वायुसेना की मौजूदगी, सब धीरे धीरे वापस अमेरिका अपने पास बुला रहा है। Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. अगर सिर्फ जर्मनी के संदर्भ का जिक्र करें तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ईरान वार को लेकर है। अमेरिका या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यूमिलेट करते हैं, इसका खुले तौर पर जिक्र जर्मनी के चांसलर ने किया और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूठ गए। लेकिन क्या सिर्फ यही बात थी या फिर जो डिफेंस पे बजट बढ़ाने का जिक्र या बढ़ाने का दबाव जो अमेरिका नाटो कंट्रीज पर डाल रहा था और खुले तौर पर इस दौर में कह रहा था कि यूक्रेन युद्ध से हम बाहर निकलेंगे, नाटो कंट्रीज अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए, यह दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था अमेरिका के साथ। तीसरा जो ट्रेड डिस्प्यूट्स जो पैदा हुए थे जिसमें यूरोपीय यूनियन हो या नाटो कंट्रीज हो, अमेरिका के ट्रेड के साथ, टैरिफ के साथ वो चलने को तैयार नहीं थे, परेशानियां वहां भी आकर फंसती चली गई। जो मिलिट्री रीअलाइनमेंट की परिस्थिति थी उसमें भी अमेरिका ये मानकर चलते रहा कि वो सुपर पावर है और उसके सैनिकों की मौजूदगी ही दरअसल पूरे यूरोप या कहें नाटो कंट्रीज को सुरक्षा देती है। लेकिन इसके ठीक पैरेलल ईरान और रेवोल्यूशनरी गार्ड की तीन तरफ से जो भूमिका रही उसने मैसेज पूरी दुनिया को एक नया दे दिया है। पहला मैसेज तो यही है कि अगर अमेरिका यह सोचता है यूरोपियन कंट्रीज में उसकी सेना की मौजूदगी है और वो सुरक्षा दे सकते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज को भी यह सोचना होगा कि बकायदा उनके सैनिक अड्डे, मिलिट्री बेसिस जो खाड़ी देशों में थे वो पूरे तरीके से ध्वस्त क्यों हो गए। सीएनएन ने तो बकायदा जो विजुअल्स दिखलाकर जो रिपोर्ट फाइल की जिसको लेकर व्हाइट हाउस में यह चिंता हो गई और कांग्रेस के भीतर यह सवाल उठ गया कि अमेरिका अपने ही सैनिक अड्डों की रक्षा ईरान से
कर नहीं पाया जो अटैक मिडिल ईस्ट के देशों पर हो रहा था, खाड़ी देशों में हो रहा था। 11 सैनिक अड्डे पूरे तरीके से तबाह हो गए, वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में जहां जहां अमेरिकी दूतावास था वह भी ध्वस्त हो गया। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के सेना के लिए क्रिएट किया गया था, वो पाइपलाइन भी डैमेज कर दी गई। तो अमेरिका जब अपने ही सैनिक अड्डों की मिडिल ईस्ट के भीतर जहां उसने बंदोबस्त किया हुआ है सुरक्षा को लेकर, जब उनके साथ वो उस रूप में खड़ा नहीं हो पाया, तो फिर यूरोप के भीतर खड़ा कैसे होगा? ईरान की इस परिस्थिति ने शायद एक बड़ी दूरी यूरोपियन कंट्रीज या नाटो कंट्रीज और अमेरिका के भीतर लाकर खड़ी कर दी। दूसरी परिस्थिति, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेटजिकली जो रशिया के साथ निकटता दिखाई, चीन के साथ उनकी निकटता है आर्थिक तौर पर भी, डिफेंस डील के लेकर भी, लेकिन रशिया के साथ की निकटता इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि रशिया पर से प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति ने हटा दिया था, जबकि वह युद्ध लगातार लड़ रहा है। और यूक्रेन की मदद के लिए पूरे नाटो कंट्रीज इसलिए खड़े क्योंकि नाटो कंट्रीज को लगता है कि रशिया उनके दरवाजे पर कल को आकर खड़ा हो जाएगा अगर वह यूक्रेन जीत लेता है तो। और इसी प्रक्रिया के भीतर में जो यूक्रेन से सटे हुए देश हैं, जिनको अमेरिका को मदद करनी थी आर्थिक तौर पर और डिफेंस के तौर पर, वो मदद वो पीछे ले गया, उसने मना कर दिया। यानी इमरजेंसी मदद भी कर पाने की स्थिति में अमेरिका नहीं आया। तो क्या यूरोप या नाटो कंट्रीज को लेकर और दूसरी तरफ जो खाड़ी देश थे उनके साथ उन्होंने जो 2 दिन पहले ही इमरजेंसी आर्म्स सेल जो मिडिल ईस्ट के साथ जो नया समझौता हुआ है वो $8.6 बिलियन का है। यह मैसेज भी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की तरफ से दे रहे हैं कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के जरिए या डिफेंस की सुरक्षा देने के जरिए बिजनेस कर रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए, तो युद्ध की परिस्थिति में यह सीज फायर एक झटके में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को उस डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में बयान देने की दिशा में ले जा चुका है जहां पर शुरुआती दौर में समुद्री डकैत के तौर पर, पायरेट्स के तौर पर जब ईरान ने कहा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में यह कहने में कोताही नहीं बरती, अगर हम पायरेट्स हैं तो फिर हमें लाभ ही लाभ है, हमने इतना तेल जब्त कर लिया है। यानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अमेरिका की जो पूरी परिस्थिति उभर कर सामने आई, उसमें अगला सवाल यह भी था कि जो $8.6 बिलियन का समझौता इमरजेंसी आर्म सेल्स के तौर पर हुआ है, उसमें इजराइल, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। रॉकेट देगा अमेरिका, एयर डिफेंस इक्विपमेंट देगा अमेरिका, लेजर गाइडेड रॉकेट दागने वाली एडवांस प्रिसीजन स्किल वेपन सिस्टम देगा। कतर को वो पैट्रियट मिसाइल देगा इंटरसेप्टर जो तकरीबन $4 बिलियन का है। कुवैत को $2.5 बिलियन का वो एरियल डिफेंस सिस्टम देगा। और जो ये मैसेज कन्वे किया गया उसमें कांग्रेस को कहीं से भी साथ नहीं खड़ा किया गया, यानी कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी गई। जो कि स्टैंडर्ड मानक समीक्षा होती है उसको दरकिनार किया गया और युद्ध के जरिए या युद्ध को ही महत्वपूर्ण अमेरिका इस दौर में मान रहा है। लेकिन अगला सवाल रशिया की तरफ से था, चीन की तरफ से था, ईरान की तरफ से था और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी था। हथियार तो अमेरिकी भंडारों में भी कम है और यह रिपोर्ट बकायदा पेंटागन की है। जब आपके पास हथियार नहीं है तो हथियार जो बनेंगे, जो आप बनाने की दिशा में समझौता कर रहे हैं कि उनके पास इमरजेंसी आर्म पहुंचाए जाने चाहिए, तो कब तक पहुंचेंगे, कोई टारगेट नहीं है। अमेरिका के भीतर भंडारों में जो उसके अपने हथियार के भंडार है उसको लेकर पेंटागन रिपोर्ट दे ही चुका है। आपके यहां प्रोडक्शन स्लो है, जो युद्ध विराम या सीज फायर है उसको लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति 2 रास्तों पर चल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि देखिए एक लिहाज से युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कभी भी हम हमला कर सकते हैं। अब जब यह कहा गया तो दूसरी तरफ ईरान के जनरल मोहम्मद जाफर अजदी ये कहने से नहीं चूके कि अमेरिका के साथ युद्ध की वापसी की पूरी संभावना और हम पूरे तरीके से तैयार हैं। ये मैसेजेस के बीच में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ये बताने से चूके नहीं कि इस युद्ध की परिस्थिति में अमेरिका कहीं खड़ा हुआ नहीं है और यह मैसेज मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक चला गया।
अमेरिकी सैनिक अड्डे जो मिडिल ईस्ट में थे, इराक तक में जो उसके अपने दूतावास थे, जो बुनियादी ढांचे थे, जो उनसे जुड़े हुए आवासीय भवन थे, जो उन देशों में जो कि अमेरिका के साथ खड़े थे, वहां के होटल्स हों, वहां के पोर्ट्स हों, वहां के एनर्जी केंद्र हों, सभी तो ध्वस्त हो गए। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा अमेरिका के सामने है कि क्या वह एक सुपर पावर के तौर पर उसकी जो सेना की मौजूदगी हर जगह पर है और सबसे ज्यादा जर्मनी में है, जो उसने 5000 एक्टिव ट्रुप्स को वापस बुला लिया, क्या यह मैसेज कन्वे कर पाएगा? या फिर अब यूनाइटेड नेशन के भीतर जर्मनी का सवाल इसलिए बड़ा होगा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बना तो यह उसी का निर्णय था कि जर्मनी फौज नहीं रख सकती है, जिस पर दुनिया के तमाम देशों ने मुहर लगाई थी। अब जब अमेरिका अपनी फौज को अलग कर रहा है तो स्ट्रेटेजिकली फिर से वो बात सामने आ गई, जहां पर ईरान के साथ युद्ध लड़ना, ईरान का रशिया के करीब जाना, रशिया का नाटो खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाना, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाटो को नेग्लेक्ट करना और इन सब के बीच डिफेंस बजट का दबाव लगातार नाटो कंट्रीज पर यह कहकर बढ़ाना कि अपनी सुरक्षा तो आपको खुद खड़ी करनी होगी। क्या यह मैसेज सिर्फ इतना छोटा भर है या बात उसके आगे की है? क्योंकि पहली बार ईरान 3 स्तर पे काम कर रहा है। उसने अपने देश के भीतर सेना को बढ़ाने के लिए तुरंत टारगेट रखा, हमको 1 लाख लोग तुरंत चाहिए, और बकायदा जो फॉर्म बटा उसमें 10 से 12 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए कि हम सेना में जाने को तैयार हैं। एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार के दिन वहां पर जितनी बड़ी तादाद में सेना और सत्ता के पक्ष में जो लोगों का हुजूम तेहरान तक में गूंजता है, वो मैसेज है कि कंट्री क्या यूनाइट तरीके से अब वर्क कर रही है। और ये मैसेज अमेरिका और इजराइल के लिए घातक है, जो ये मानकर चल रहे थे कि रजिम चेंज हो गया। और इसके साथ जुड़ी हुई जो तीसरी परिस्थिति की स्ट्रेटेजिकली चीन के साथ और रशिया के साथ और इन दोनों देशों के साथ एससीओ और ब्रिक्स को लेकर ईरान जिस तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसमें उसके निशाने पर करेंसी है। वो अपने देश का भविष्य भी हॉर्मुज़ रूट के जरिए टोल टैक्स और उसके बाद दुनिया के भीतर ऑयल प्राइसेस को लेकर अगर ओपेक टूटा है, ओपेक की बैठक होने वाली है, 7 देश मिलने वाले हैं और उनका कहना है कि हम प्रतिदिन 1,80,000 बैरल का प्रोडक्शन देंगे। लेकिन सवाल है, अब उसमें यूएई अलग हो चुका है। लेकिन अगला सवाल यह है, प्रोडक्शन देंगे लेकिन हॉर्मुज़ रूट पर नाकेबंदी है, आवाजाही के लिए जो रास्ते चाहिए वो आप तुरंत खड़ा कर नहीं सकते हैं। यानी ईरान ने स्ट्रेटेजिकली अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी को लेकर और उस इकोनॉमी को लेकर अपने हाथ में चीजें ले ली, नियंत्रण में ले लिया, जिसके पीछे अमेरिका विरोध में खड़ा है तो रशिया और चाइना साथ खड़ा है। अब आप क्या करेंगे? इस परिस्थिति की कल्पना व्हाइट हाउस ने नहीं की थी। इस परिकल्पना को लेकर इससे पहले एक बार पेंटागन ने चिताया जरूर था और सीआईए की एक रिपोर्ट ने बतलाया जरूर था कि आपके पास युद्ध में जा रहे हैं तो एग्जिट रूट होना चाहिए, जो नहीं है। इसीलिए जो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल इस दौर में जाकर उलझ गया है, क्या अमेरिका सुपर पावर होने के लिए सबसे अलग खड़ा दिखाई दे, या फिर दुनिया भर के भीतर अभी तक उसकी जो मौजूदगी उसकी सेना के जरिए, डिफेंस सिस्टम के जरिए और जो ट्रेड के जरिए बनी हुई थी, उसका वर्चस्व अगर टूट जाएगा तो वो सुपर पावर कैसे रह पाएगा? और नई परिस्थिति में अगर करेंसी का जिक्र, युआन, रियाल और क्रिप्टो करेंसी, इसके जिक्र पर मोहर रशिया भी लगा रहा है, चीन भी लगा चुका है, मिडिल ईस्ट फैसला ले रहा है और कहने लगा है कि हां ठीक है, अब हम डॉलर के जरिए आवाजाही नहीं करेंगे। यह मैसेज पूरी अमेरिकी इकोनॉमी को भी क्या डिगा रहा है, और खास तौर से तब जब अमेरिका के भीतर सवाल जवाब इतने तीखे हो चले हैं। अगर एक तरफ रक्षा मंत्री है और दूसरी तरफ सीनेटर्स जो सवाल करते हैं वो चौंकाने वाले हैं। At the end of the day, this also has a cost to us. If let's say this war costs $100 billion, I mean, you've already said, give us more time. It's only been 2 months. It could go on for 20 years like Iraq and Afghanistan. Let's just say it costs $100 billion. What is that to the average American taxpayer? Do you have any idea? Well,
unlike foolish previous administrations, it won't go on. No, I'm just asking for years and decades. But let's just say it's sitting in this $100 billion. position, it's hard to imagine how you know it was that? allowed those things to happen. You were a part You know of that the war. answer to that? So was I. I never. I'm knew just what the end asking if state you know what clearly was. your war Now I costs know the what average end state American is. taxpayer. What is the cost of Iran having a nuclear weapon that they wield? I'm just over us? asking if you know the cost of the average American I'm asking taxpayer. you what It's the about cost would be of $600. that. सिर्फ 3 सवाल। पेंटागन को पैसा और दिया जाए या ना दिया जाए, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन हथियारों को खरीदेगा कौन? अभी तक तो अमेरिकी दबाव था, लेकिन आगे खाड़ी देश कहीं मना ना कर दें। और तीसरी सिचुएशन है, जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के भीतर मिडिल ईस्ट का रहा और मिडिल ईस्ट के साथ जो संबंध रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज का या नाटो कंट्रीज का अमेरिका के साथ खड़े रहना था। जब ये सारी चीजें धराशायी हो रही है, तो फिर उस इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी को लेकर आपने सवाल जवाब देखे, उसका आखिरी मंत्र अंततः उसी सेकेंड वर्ल्ड वार की दिशा में चला जा रहा है, जहां पर जर्मनी अब अपनी फौज तैयार करेगा, नाटो कंट्रीज का डिफेंस बजट बढ़ेगा, दुनिया के भीतर डिफेंस प्रोडक्ट्स में और तेजी आएगी, और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पावर और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बिजनेस पहली बार अमेरिका वर्सेस ऑल ओवर वर्ल्ड के बीच नए तरीके से प्रभावित करेगा, और उसके केंद्र में कोई दूसरा देश नहीं, ईरान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।